हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विषम पोषी पोषण हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं प्रकाश संश्लेषण के विषय में, और मैंने आपको बताया था कि जीवधारियों के अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन स्वपोषी पोषण किस तरह से होता है। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट्स ही होते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया और यूग्लिना भी आता है जो कि स्वपोषी होता है। परंतु आज हम देखेंगे कि विषम पोषी पोषण अर्थात हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और किस तरह से ये स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। तो अगर हम बात करें विषम पोषी पोषण की, तो इसमें खास रूप से जो विषम पोषी वाली स्थिति है, ये वाली स्थिति जो है, इसमें जो स्वपोषी होते हैं ये उसकी तरह कार्य नहीं करते हैं। इनमें अपना भोजन बनाने जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। ये स्वपोषी जो होते हैं उन पे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से निर्भर होते हैं, अर्थात जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां होती हैं उन्हीं पर ये परपोषी निर्भर होते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स को हम लोग विषम पोषी या फिर परपोषी कहते हैं। पर का मतलब होता है पराया, मतलब जो दूसरों पे पूरी तरह से डिपेंड होते हैं, और ये खास रूप से प्लांट्स पे ही डिपेंड होते हैं। आप सभी जानते हैं हमारी पृथ्वी पे ऊर्जा का जो सबसे मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, और सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम प्लांट्स करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। तो पेड़ पौधों के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो ऊर्जा स्थित होती है, वही ऊर्जा क्या करती है, दूसरे जीवधारियों के अंदर ट्रांसफ़र होती है। तो और वो जीवधारी जो होते हैं जिनके अंदर प्लांट्स के द्वारा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उन्हीं को हम लोग परपोषी कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। तो विषमपोषी को अगर हम सिंपलीफाई करें, मतलब छोटे में देखें, तो ऐसे जीवधारी जो स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, परपोषी कहेंगे। अर्थात ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। अब ये जो विषम पोषी होते हैं ये भी 3 टाइप के होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है इसे हम लोग कहते हैं प्राणी समभोजी। तो प्राणी समभोजी का मतलब क्या होता है, ये ऐसे जीव होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस अथवा तरल अवस्था में ग्रहण करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम बात कर सकते हैं अमीबा की, बकरी की, शेर की, मानव की, कुत्ते, बिल्ली, ये सभी क्या होते हैं, प्राणी समभोजी होते हैं। मतलब ये अपना भोजन ठोस अथवा तरल के रूप में विभिन्न जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है परजीवी, पैरासाइट। तो परजीवी क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, ये ऐसे जीवधारी होते हैं, ये जंतु भी हो सकते हैं अथवा पौधे भी हो सकते हैं, जो किसी दूसरे जीव पर जीवित भी हो सकता है, उस खास रूप से जीवित ही रहेगा, उस पर ये निर्भर होते हैं। ये उसके शरीर के बाहरी भागों पर या फिर उसके शरीर के आंतरिक भागों पर डिपेंड करते हैं, और ये उन्हीं से अपना पोषण प्राप्त करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फीता कृमि और अमरबेल है, जोंक है, खटमल है। तो आपको पता है खटमल मनुष्य का खून चूसने का काम करता है, तो ये एक्सो पैरासाइट का काम करेगा, जबकि जो फीता कृमि है ये इंडो पैरासाइट का काम करेगा। अमरबेल और जोंक जो है वो भी क्या करेगा, एक तरह से एक्सो पैरासाइट का काम करेगा, मतलब इस बाहरी भागों से पोषण प्राप्त करने का काम करते हैं। बाकी जो हमारे शरीर के अंदर कीड़े मकोड़े रहेंगे, टीनिया सोलियम रहेगा, जो भी रहेगा वो इंडोपैरासाइट का काम करेगा। इसी तरह से हम देखेंगे मृतोपजीवी, सैप्रोजोइक, ये क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मृतोपजीवी अर्थात ये मृत जीवों पे निर्भर होंगे, या मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पे ये पूरी तरह से डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसमें हम कवक, जीवाणु और ईस्ट को ले सकते हैं। तो जो फंगस होते हैं वो ज़्यादातर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड करते हैं। ईस्ट होता है, बैक्टीरिया होता है, ये भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ही पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर हम बात करें अन्य जीवों में पोषण की क्रिया कैसे होती है, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम अमीबा को ले लें, तो अमीबा एक कोशिकीय जीवधारी होता है, और उसमें जो पोषण की क्रिया होती है वो
बड़े ही सिंपल तरीके से होती है। वो नॉर्मली क्या करता है, किसी फूड मटेरियल से अटैच कर जाता है, चिपक जाता है, और वो फूड मटेरियल उसकी बॉडी में इन्वेजिनेशन के थ्रू, अंतर्वलन के थ्रू उसके अंदर शरीर में प्रवेश करके पूरी तरह से विलीन हो जाता है। तो उसमें जो न्यूट्रिशन की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है एक कोश के जीवों के अंदर, वो बड़े ही सामान्य तरीके से होती है। लेकिन अगर हम बात करें मानव के अंदर पोषण की क्रिया किस तरह से होती है, तो मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है वो थोड़ा जटिल तरीके से होती है, क्योंकि मनुष्य संसार का सबसे विकसित प्राणी माना जाता है और इसके जो अंग होते हैं शरीर के, वो अत्यंत विकसित होते हैं। इस वजह से मानव के अंदर जो पोषण की क्रिया होती है वो काफ़ी जटिल तरीके से होती है। जैसे कि मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है उसमें पोषण की क्रिया को पूरी तरह से संचालित करने के लिए पाचन तंत्र होते हैं, विभिन्न तरह के विकर्या अथवा एंजाइम होते हैं और पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि खास रूप से पोषण की क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दूसरी कड़ी में अगर हम बात करें तो मनुष्य में जो पोषण की क्रिया होती है वो खास रूप से आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा होती है। तो मनुष्य में जो आहार नाल होती है, इसे आहार नाल किसे कहते हैं, तो मुख गुहा से लेके गुदा द्वार तक का जो पूरा हिस्सा होता है, भाग होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नलिकाकार संरचना जो होती है, इसी को हम लोग आहार नाल कहते हैं। इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर तक होती है। तो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। अब आहार नाल के कुछ महत्वपूर्ण भाग होते हैं जिसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आहार नाल में जो इम्पोर्टेंट भाग आता है वो मुख गुहा और गुहिका आती है। तो माउथ कैविटी, या फिर इसे ही हम बक्कल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी कैसे बनती है, तो हमारे मुख गुहा में क्या होता है कि दोनों होठों के बीच से घिरा हुआ एक जो भाग होता है, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा जो होता है, उसमें एक खाली स्पेस होता है जिसमें जिह्वा पाई जाती है। उसी को हम लोग बक्कल कैविटी या फिर माउथ कैविटी कहते हैं। इस मुख गुहा में जो ऊपरी हिस्सा होता है उस वो नरम तालु और जो ऊपरी हिस्सा होता है जबड़े का वो अचल होता है, जबकि जो निचला जबड़ा होता है वो चल होता है। मतलब निचला जबड़ा नीचे और ऊपर हो सकता है, जबकि जो ऊपरी जबड़ा होता है वो पूरी तरह से हमारी खोपड़ी से, हमारे स्कल से पूरी तरह से जॉइंट होता है, वो हिलता डुलता नहीं है। तो इस तरह से जो हमारी मुख गुहा होती है उसमें जो दांतों की संख्या होती है, जैसे जो वयस्क होते हैं उनमें टोटल 32 दांत हो जाते हैं, जबकि जो शिशु होता है उसमें 20 दांत तक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में दांतों की सहायता से, जीवा की सहायता से हम भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में कुतरते हैं, चबाते हैं और फिर उसे निगलने का काम करते हैं। ये सारी प्रक्रिया हमारी मुख गुहा में ही होती है। साथ ही अगर हमें किसी भी तरह के टेस्ट का, स्वाद का अनुभव करना होता है तो मुख गुहा में उपस्थित जो मांसल भाग जिह्वा होता है वो कई तरह के स्वादों का अनुभव भी करती है। अब मुख गुहा के बाद दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे ग्रसनी की। तो ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी में खास रूप से मुख गुहा का ये जो दूसरा भाग है ग्रसनी, इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। ये एक कीप अर्थात एक कुप्पी जैसी संरचना होती है जो वायु व भोजन को खास रूप से ग्रहण करने का काम करती है। अगर हम बात करें ग्रसनी की, तो ग्रसनी भी हमारे मुख गुहा के ठीक आगे का हिस्सा होता है। गले का ऊपरी जो हिस्सा होता है वहीं पे ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होती है। यह भी 3 भाग में डिवाइड होती है, जिसमें नैसोफेरिंग्स, नासाग्रसनी अर्थात जिससे हम सांस लेने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पे है ओरोफेरिंग्स अर्थात मुख ग्रसनी, जिससे हम भोजन करने का काम करते हैं, भोजन को निगलने का काम करते हैं। और तीसरे नंबर पे आती है लैरिंगोफेरिंग्स अर्थात कंठ ग्रसनी, जिसके द्वारा हम बोलने का काम करते हैं। तो 3 पार्ट्स इसके खास रूप से होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी खास रूप से ये लैरिंगोफेरिंग्स होती है, तो ये कार्टिलेज की बनी, इपिग्लोटिस और कार्टिलेज की बनी एक उपास्थ्यमय, एक घुमावदार संरचना होती है, जिसमें फेफड़े से निकलने वाली वायु विशेष तरह की संरचना में घूमती है और जिह्वा के माध्यम से, मुख गुहा के माध्यम से डिफरेंट टाइप की
साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करती है। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रास नली की। तो ग्रास नली, जैसा कि नाम से क्लियर है, ग्रास नली अर्थात ये मुख ग्रसनी से संबंधित है। ये भोजन को निगलने का कार्य करती है और उसे आमाशय तक तथा छोटी आंत और बड़ी आंत तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम का काम करती है। तो नॉर्मली जो ग्रास नली होती है मुख गुहा से शुरू होकर आमाशय तक होती है। यह एक संकुचनशील पेशी पतली नलिकाकार संरचना होती है, जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो ये 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है। ये खास रूप से क्या करती है, पाचक ग्रंथियां इसमें नहीं पाई जाती है और इसमें श्लेष्म होता है। तो श्लेष्म होने के कारण ये क्रमाकुंचन पेरिस्टॉलिसिस क्रिया के कारण ये भोजन को आगे की तरफ खिसकाते हुए उसे आमाशय तक ले जाने का काम करती है। चौथे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे आमाशय को। तो आमाशय क्या होता है? आमाशय, ये स्टमक इसको बोलते हैं। यह अंग्रेजी के बड़े आकार जे के तरह होता है और इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यह आहार नाल का हमारे सबसे चौड़ा भाग होता है, एक थैलीनुमा भाग होता है और इसमें लगभग 3.5 करोड़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिससे डिफरेंट तरह के एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं। विकर का स्राव होता है। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एक तरह से भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। इसी आमाशय के अंदर खास रूप से HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, लाइपेज, ये एंजाइम भी उपस्थित होते हैं, जिसमें जो HCl का pH मान होता है वो नियर अबाउट 1.5 से लेकर 2.5 के आसपास होता है। यहाँ पे जो भोजन होता है आमाशय के अंदर काफ़ी एसिडिक अम्लीय माध्यम में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उसमें किसी भी तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो पूरी तरह से डेड कर जाते हैं। 5वें नंबर पे हम देखेंगे छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन को। तो यह क्या है, आमाशय के बाद का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग छोटी आंत कहते हैं। नाम तो इसका छोटी आंत है, पर इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। तो छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो लंबाई होती है वो 6 से 7 मीटर होती है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये काफ़ी कुंडलित भाग होता है, मतलब लंबाई इसकी काफ़ी होती है। तो ये हमारे एब्डोमेन रीजन में पूरी तरह से कुंडलित होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है। अब इसमें क्या होता है, कई सारे ढेर सारे पूरी छोटी आंत के अंदर रसांकुर विलाई पाए जाते हैं, विलस पाए जाते हैं, जो भोजन को पचने के बाद उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते हैं। 6वें नंबर पे हम डिस्कस करेंगे बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन को। तो नाम इसका बेशक बड़ी आंत है, पर इसमें जो बड़ी आंत है यह आहार नाल का अंतिम भाग भी होता है और इसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर तथा इसकी जो चौड़ाई होती है वो 4.7 सेंटीमीटर होती है। अभी इसमें इसका नाम बड़ी आंत कैसे हो जाता है? तो जो छोटी आंत है उसकी चौड़ाई आपने देखा कि 2.5 सेंटीमीटर ही होती है, जबकि जो बड़ी आंत है उसकी जो चौड़ाई होती है 4.7 सेंटीमीटर होती है। लंबाई इसकी कम है, चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, तो इसी बिहाफ पे इसे हम लोग बड़ी आंत कह देते हैं। तो नेक्स्ट कड़ी में अभी हम इनको डिटेल में देखेंगे। हम ऑलरेडी इस फिगर को एक बार डिस्कस कर चुके हैं। इस फिगर को मैं ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ, इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। तो इसमें नॉर्मली आप अगर देखें तो ये हमारी माउथ कैविटी है, जहाँ से हम भोजन ग्रहण करने का काम करते हैं। और नॉर्मली इसमें जब भोजन इंटर करता है माउथ कैविटी के अंदर, तो सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, जीवा और दांत, इन सब की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाता है, खास रूप से दांत के माध्यम से। और उसे जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां उसे मीठा और लसलसा बनाती हैं। जिह्वा उसे इधर उधर पलटती रहती है। जिस तरह से भोजन एक लुगदी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर इसे फेरिंग्स, ये वाला हिस्सा जो होता है यहाँ पे फेरिंग्स होती है, मतलब ये हिस्सा फेरिंग्स है। और ये फेरिंग्स क्या करती है, भोजन को निगलने का कार्य करेगी
और ओइसोफेगस ग्रास नली के माध्यम से भोजन इस आमाशय के अंदर पहुंच जाएगा। जब भोजन आमाशय के अंदर पहुंचेगा तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर है, पित्त की थैली है, पित्त की थैली प्लस पैंक्रियाज, ये दोनों हिस्से क्या करेंगे, ये एंजाइम को सेक्रेट करेंगे। और एंजाइम क्या करेगा, आमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत में एंटर करेगा तो ड्यूडेनम वाले हिस्से में ये एंजाइम उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। इस तरह से भोजन क्या करता है, भोजन के अंदर आमाशय में कुछ पाचन होता है और उसके बाद जो पाचन की क्रिया होती है वो छोटी आंत में होती है। तो छोटी आंत के ड्यूडेनम से ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। छोटी आंत में पाचन की क्रिया लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जो पचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत के अंदर आता है। जब भोजन बड़ी आंत के अंदर आता है तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसे ये बड़ी आंत भी पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेती है। लास्ट में जो अपच भोजन होता है वो मल के रूप में एनस के माध्यम से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से मनुष्य में जो पाचन की क्रिया होती है वो टोटली कंप्लीट होती है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मनुष्य में जो भोजन की पचने की जो क्रिया होती है वो मुख गुहा से शुरू होती है। तो मुख गुहा में जो पाचन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम का कार्य कर रहा है वो दांत करता है। तो मानव में कितने तरह के दांत होते हैं, तो इसमें मनुष्य में अगर हम बात करें तो मनुष्य में खास रूप से 3 तरह के दांत होते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गर्तदंती थिकोदांत। तो ये गर्तदंती क्या होते हैं, ये दांत ऐसे होते हैं जो हड्डियों की खांच में धंसे रहते हैं। तो मतलब हड्डियां जो होती है वो एक बोनी सॉकेट के रूप में होती हैं जिसमें दांत पूरी तरह से स्थित रहता है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है विषमदंती हेटेरोडॉन्ट का। तो हेटेरोडॉन्ट जो होते हैं ये मानव के एक जबड़े में विभिन्न प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोडॉन्ट कहते हैं। मतलब दांत अगर एक समान होते हैं तो उनको होमोडॉन्ट कहा जाएगा। अगर दांत एक समान नहीं होंगे, डिफरेंट टाइप के होंगे, तो ऐसी स्थिति में उसे हेटेरोडॉन्ट कहा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि मानव में जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, तो अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में मानव का जो दांत होता है वो हेटेरोडॉन्ट होता है। अब तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे द्विबार दंती डाइफियोडॉन्ट की। तो डाई डाई का मतलब हो गया 2 बार। जब मानव में दांत होते हैं वो उनके पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। तो 2 बार मानव में दांत निकलते हैं, इस कारण से इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, द्विबार दंती डाइफियोडॉन्ट। तो अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मानव में जो दांत होते हैं वो गर्तदंती होते हैं, थिकोडांत होते हैं अर्थात वो बोनी सॉकेट में फिट होते हैं, हेटेरोडांट होते हैं, विषमदंती होते हैं, और डाइफियोडांट होते हैं अर्थात द्विबार दंती होते हैं। अब ये तो उसमें दांतों का ये कैरेक्टर हुआ, मतलब उनका ये लक्षण हुआ खास रूप से। लेकिन अगर हम बात करें टाइप की तो मानव में जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है यह है कृंतक इंसाइजर। तो कृंतक इंसाइजर क्या होते हैं, ये हमारे जो आगे के दांत होते हैं ये मतलब कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, धारदार होते हैं, और ये खास रूप से भोजन को कुतरने या काटने के काम में आते हैं। ये ऊपरी और निचले जबड़े में दोनों में सामने की ओर होते हैं और समान प्रकार के दांत ये देखने को आपको मिलेंगे। दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगा रदनक कैनाइंस। तो जो कैनाइन होते हैं ये नुकीले दांत होते हैं। तो सामने के जो दांत होंगे उसमें खास रूप से आप देखेंगे ऊपर वाले ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े के बगल के हिस्से में जो मतलब चौड़े दांत हैं उनके ठीक बगल वाले हिस्से में एक नुकीला सा दांत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैनाइन कहते हैं। तो एक दोनों साइड में होता है, मतलब ऊपरी जबड़े में 2 होगा और निचले जबड़े में भी 2 होगा। तो कैनाइंस की संख्या भी 4 होती है और ये जो दांत होते हैं ये नुकीले होते हैं। तो ये क्या करते हैं नुकीले दांत, ये चीरने भोजन को चीरने या फिर फाड़ने के काम में आते हैं। और ख़ास रूप से ये जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें ये ज़्यादातर उपयोग किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे अग्रचर्वणक प्रीमोलर्स की। तो जो कैनाइंस होता है, कैनाइंस के ठीक आगे की तरफ या कैनाइन के ठीक बगल की तरफ जो दांत स्थित होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है, उन्हें हम लोग प्रीमोलर्स कहते हैं। ये भी भोजन को क्या करते हैं,
पीसने के काम में आते हैं। और अंतिम नंबर पे हम बात करेंगे चवर्णक की, मोलर्स की। तो जो मोलर होते हैं, मोलर लास्ट वाले जो दांत होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चवर्णक कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है और इनका शिखर जो होता है चौड़ा होता है, मतलब जो ऊपरी हिस्सा होगा वो चौड़ा होगा और जो निचला हिस्सा होगा वो क्या होगा, सकरा होगा। ये भोजन को पीसने और चबाने के काम में खास रूप से उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है, ये डिफरेंट टाइप के दांत आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सामने वाला जो दांत है, ये वाला जो दांत है, इसे हम लोग इंसाइजर कहते हैं। तो इंसाइजर ये आप देख रहे हैं, इंसाइजर जो है ऊपर की तरफ क्या है, ये थोड़े चौड़े होते हैं, पतले होते हैं, चपटे होते हैं और ये भोजन को काटने के काम में आते हैं। ये कैनाइन वाला जो टीथ होता है वो नुकीला होता है। तो ये वाला फिगर आप देख के समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से नुकीले होते हैं, जो भोजन को चीरने और फाड़ने के काम में आते हैं। प्रीमोलर्स जो होते हैं ये भी भोजन को पीसने और चबाने के काम में आते हैं, जबकि जो मोलर टीथ होते हैं ये भी भोजन को पीसने और चबाने के काम में आते हैं। तो टोटल जो दांतों की संख्या होती है एक जबड़े में वह 16 होती है। तो 16 दांत होंगे निचले जबड़े में और 16 दांत होंगे ऊपर वाले जबड़े में। इस तरह से जो दांतों की टोटल संख्या होती है वो 32 हो जाती है। तो अगर हम बात करें डेंटल फार्मूले की, तो मानव में जो डेंटल फार्मूला होता है वो होता है 21-23 बटे में 21-23 और गुणे में हम 2 कर देते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या होगा कि टोटल जो दांतों की संख्या होगी 16 ऊपर और 16 नीचे। तो अब इसमें गणित नहीं लगाएंगे कि कट कर दें बराबर एक दांत, ऐसा नहीं। तो 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में, 16 दांत निचले वाले जबड़े में। तो टोटल इस तरह से दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 32। तो यहाँ पे जो मैंने आपको फार्मूला बताया 21-23 बटा में 21-23, इसमें क्या है कि अगर हम बात करें इंसाइजर की, तो इंसाइजर में 2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे गुणे 2 भी है, 2 का गुणा करेंगे तो इंसाइजर की जो टोटल संख्या होती है वो ऐसे आप इसमें ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 21-23 और बटे में 21-23 और गुणे में 2 अगर कर रहे हैं तो ये हो गया ICP और ये हो गया यम। तो इसमें जो इंसाइजर की संख्या है होगी टोटल, तो 2 दूनी 4, इंसाइजर कितना होगा 4। और उसके अलावा कैनाइन में भी 2 का गुणा होगा, तो कैनाइन कितना हो जाएगा 2। ऊपर वाले जबड़े में कैनाइन कितना होगा 2। और इस तरह से प्रीमोलर में अगर हम बात करें तो इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी 4। और अगर हम मोलर में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगी संख्या। तो इस तरह से अगर आप टोटल ऐड करेंगे यहाँ पे 4 + 2 + 4 + 6, तो टोटल जो संख्या आएगी ऊपर के जबड़े में 16 आएगी। ठीक इसी तरह से निचले में भी हो जाएगा, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 16। तो टोटल मनुष्यों में जो दांतों की संख्या होती है वो 32 होती है। लेकिन अगर हम बात करें बच्चे में, तो बच्चे के लिए जो डेंटल फार्मूला होता है, दंत सूत्र होता है, वो होता है 2102। यहाँ पे जो डेंटल फार्मूला होगा वो होगा 2102 बटा में 2102 गुणे में हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अब आप अगर काउंट करेंगे तो 4 दांत यहाँ पे हो जाएंगे ICP और यम। तो अगर आप गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 क्या हो जाएंगे, इंसाइजर 2 हो जाएंगे कैनाइन। यहाँ पे प्रीमोलर की संख्या हो जाएगी 0 और मोलर की संख्या हो जाएगी 4। तो अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 4 2 6 और 4 10, 10 दांत होंगे ऊपर की तरफ और 10 दांत होंगे नीचे की तरफ। तो शिशुओं में जो दांतों की संख्या होती है, नियर अबाउट 10 साल तक के बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है वो टोटल 20 होती है। तो बच्चों में जो प्रीमोलर्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, जबकि मोलर में जो दांतों की संख्या केवल 4 ही होती है। जो मनुष्य में 32वां दांत होता है, 32वां दांत जो लास्ट में निकलता है, किसी भी ऊपर निचले किसी भी जबड़े में अगर ग्रो कर रहा है, 32वें नंबर पे जो दांत होता है, इसी को हम लोग विजडम टीथ कहते हैं, बुद्धि दांत कहते हैं। तो 32वें दांत को ही हम लोग क्या कहते हैं, विजडम टीथ, बुद्धि का दांत कहेंगे।
अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जिह्वा और लार ग्रंथियों के विषय में। तो जिह्वा और लार ग्रंथियाँ जो होती हैं वो खास रूप से हमने आपको बताया कि जो हमारी जिह्वा होती है ये मुख गुहा में पाई जाती है, मांसल भाग होता है और ये एक तरह से क्या करती है, हमारे मुख गुहा की सफाई करने का भी काम करती है। साथ ही ये डिफरेंट तरह की स्वाद ग्रंथियाँ भी इस पर उपस्थित होती हैं, जिसके कारण हमें अलग अलग तरह के स्वादों का पता भी चलता है। तो मनुष्य में जो टेस्ट बड होती हैं, स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं जीवा में, वो खास रूप से 4 तरह की स्वाद ग्रंथियाँ जीवा पर पाई जाती हैं। आप इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, फिली फन फोली सर। फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म, फोलिएट फॉर्म और सर्कुम्बलेट फॉर्म। तो 4 तरह की ये टेस्ट बड पाई जाती हैं मनुष्य की जीवा में। लेकिन जो जिह्वा होती है उसमें कौन सा भाग किस तरह के स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि जो मनुष्य में जिह्वा का अगला भाग होता है वो मीठे अर्थात स्वीट को पूरी तरह से महसूस करने का काम करता है। जो ये बगल के भाग होते हैं, ये जो बगल वाले भाग होते हैं, ये साल्ट अर्थात नमकीन वाले हिस्से को पता करने का काम करते हैं। उसी के ठीक पीछे का जो भाग होता है वो मतलब जो खट्टा चीज़ होती है, खट्टी चीज़ होती है, उसको पता करने का काम करता है। जबकि इसका जो पिछला हिस्सा होता है वो बिटुर अर्थात जो कड़वे हिस्से होते हैं उनको पता करने का काम करता है। तो ये स्वाद कलिकाओं का फिगर दिया गया है, टेस्ट बड का ये वाला फिगर है। और इसमें ये जो 4 तरह की स्वाद कलिकाएं होती हैं, फंजी फार्म, फिली फार्म, फोलिएट फार्म, वैलिएट फार्म, ये सभी यहाँ पे दिया गया है। तो मनुष्य में जो स्वाद कलिकाएं हैं वो 3 ही तरह की होती हैं, फंजी फार्म, फिली फार्म और फोलिएट फार्म। सर्कुम्बलेट फार्म इसमें अब्सेंट होता है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें यहाँ पे लार ग्रंथियों की, तो मनुष्य में 3 तरह की लार ग्रंथियाँ माउथ कैविटी में के लिए ही खास रूप से होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है पैराटिड ग्लैंड। पैराटिड ग्लैंड क्या करती है, एक तरह से जो ये पैराटिड ग्लैंड होती है ये लार ग्रंथियों में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। इसे हम लोग कर्णपूर्व ग्रंथियाँ भी कहते हैं और इससे एक एक्सटेंशन डक्ट निकलती है। तो जो एक्सटेंशन डक्ट निकलती है वो क्या करती है, लाइसोजाइम और टाइलिन नामक एंजाइम को सिक्रीट करती है हमारी मुख गुहा के अंदर। तो जो टाइलिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने का काम करता है। साथ ही भोजन को मीठा और लसलसा बनाने का काम करता है। टाइलिन जो होगा वो भोजन को मीठा और लसलसा बनाने का काम करेगा और लाइसोजाइम जो होगा वो बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करेगा। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। पैराटिड क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारी मुख गुहा की होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे अधोहन ग्रंथि अर्थात सब मैक्सिलरी ग्लैंड की। तो जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड होती है, सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड होती है ये खास रूप से यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है ये वाला हिस्सा, तो इसे हम लोग कहेंगे सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स हैं, इससे वाटसन डक्ट निकलती है। तो वाटसन डक्ट जो निकलती है वो क्या करेगी, वो भी एंजाइम सिक्रीट करने का काम करती है, उससे भी एक तरह से भोजन के पाचन में सहायता मिलेगी। तीसरे नंबर पे आती है सब लिंगुअल ग्लैंड की। सब लिंगुअल ग्लैंड जो होती है इससे रिवनस डक्ट या फिर बर्थोलिन की नलिका निकलती है और इससे भी एक अल्फा एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। अल्फा एमाइलेज स्रावित होता है, जो टाइलिन एंजाइम और अल्फा एमाइलेज ये दोनों क्या करते हैं, मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का काम करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्रसनी को। तो ग्रसनी ऑलरेडी मैं ग्रसनी के विषय में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, तो एक बार फिर से हम संक्षेप में देख लेते हैं। जो हमारी ग्रसनी होती है ये 3 भागों में बटी होती है, जिसमें सबसे पहला भाग हमारा हो जाएगा ओरोफेरिंक्स मुख ग्रसनी, ये भोजन को निगलने का काम करती है। दूसरे नंबर पे आ जाता है नासा ग्रसनी नेसोफेरिंक्स, जो कि सांस लेने का काम करती है और नासा गुहा से कनेक्ट होती है। इससे जो वायु होती है वो नासा गुहा से होते हुए इस ग्रसनी से होते हुए फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है।
तीसरे नंबर पे आती है कंठ ग्रसनी लैरिंगोफैरिंक्स। ये बोलने का काम करती है, जो कार्टिलेज अस्थियों की बनी घुमावदार संरचना होती है, और ये तीनों भाग जो होते हैं वो ग्रसनी में ही उपस्थित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे ग्रसिका या ग्रास नली की जो संरचना होती है वो किस तरह से होती है। तो जो ग्रास नली है, ग्रास नली हमारी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, और उसमें मतलब कई तरह के सिरोसा लेयर्स होती हैं। उसके अलावा मस्कुलरिस लेयर होती है, सब म्यूकोसा लेयर होती है, ल्यूमेन होता है। तो ये जो म्यूकस वाली लेयर है, ये म्यूकस लेयर क्या करती है, भोजन को एक तरह से खिसकने में सहायता करती है, और बाकी की जो लेयर्स होती हैं वो पेरिस्टालिसिस वाली क्रिया के लिए, क्रमाकुंचन क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये जो पाइप की तरह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, दबेगा, फिर मतलब पिचकेगा, फूलेगा। ऐसी स्थिति के कारण जो भोजन होता है वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि एक पाइप है। अब इस पाइप में भोजन यहाँ पर पहुँचा, तो भोजन जब यहाँ पर पहुँचता है तो नॉर्मली क्या होता है कि इसका जो इधर का हिस्सा वो इस तरह से ऐसे अंदर की तरफ ऐसे दबने लगता है। तो जो इधर इस तरह से, मतलब ये एक पाइप है, भोजन यहाँ पे जैसे पहुँचा हुआ है, तो इसका जो अगला हिस्सा है वो इस तरह से यहाँ पे ऐसे दब जाएगा। ऐसे जब ये हिस्सा दबेगा तो ये आगे की तरफ एक प्रेशर क्रिएट करेगा, तो भोजन क्या करेगा, आगे की तरफ बढ़कर यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी आप फिर से जैसे फिगर में देखिए, जब भोजन आगे की तरफ बढ़कर आगे जाएगा इस तरह से, तो ये अलग अलग हिस्से में अभी भोजन यहाँ आ गया है। तो यहाँ पेरिस्टालिसिस की क्रिया हुई, भोजन यहाँ से यहाँ आगे की तरफ पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास पहुँच गया। इस तरह से फिर यहाँ पे भी इन्वेजिनेशन हो और यहाँ पे भी पेरिस्टालिसिस होगी और भोजन आगे की तरफ खिसकेगा। तो इन सब के लिए ये हमारा जो ओइसोफेगस होता है, इसकी जो संरचना खास रूप से होती है, ये इसी कारण से रिस्पॉन्सिबल होता है और भोजन को आगे की तरफ पहुंचाने का कार्य करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आमाशय, स्टमक की। तो जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय हमने आपको बताया ये 25 सेंटीमीटर लंबा सबसे बड़ी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। थैलीनुमा एक संरचना होती है जिसमें लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आमाशय को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो मानव का जो आमाशय होता है उसमें खास रूप से 4 तरह के भाग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन क्या करता है, आमाशय का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, और इसी हिस्से में हमारी ग्रास नली, जिसके द्वारा भोजन आता है पाइपलाइन के द्वारा। तो जो भोजन आता है जिसमें कि पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो जो ग्रास नली ओइसोफेगस है उसमें पाचन की क्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई भी पाचक एंजाइम या पाचक ग्रंथि नहीं होगी। तो इस कारण से भोजन क्या करेगा, ग्रास नली से होता हुआ सीधा आमाशय में आएगा। तो आमाशय के किस हिस्से में ग्रास नली खुलेगी, कार्डियक वाले भाग में खुलेगी। दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है फंडिक या फंडस इसे कहेंगे। तो ये आमाशय का मध्य वाला हिस्सा होता है। तो जो बीच का भाग होगा आमाशय का उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंडस कहेंगे। और तीसरे नंबर पे आता है पाइलोरिक, पाइलोरस रीजन। तो पाइलोरिक भाग क्या होता है, आमाशय का निचला भाग है जो छोटी आंत में जाकर खुलता है, और इसका अंतिम भाग पाइलोरिक संकोचक, पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा सुरक्षित रहता है। तो इसी हिस्से में एक पाइलोरिक वाल्व होती है। जब भोजन छोटी आंत के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वाल्व बंद हो जाती है, जिससे भोजन दोबारा आमाशय के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। और आमाशय का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, शेषाग्र कहते हैं, बॉडी कहते हैं। अभी हम इसे एक फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसे हम लोग ओइसोफेगस कहेंगे। तो ओइसोफेगस वाली जो नली होती है ये यहाँ पर आके खुल रही है, किस भाग में, कार्डियक रीजन में। तो कार्डियक रीजन में ये आकर खुल रही है, और ये वाला हिस्सा फंडस वाला रीजन है, और ये नीचे का हिस्सा जो है ये इसका पाइलोरस रीजन है,
और बीच का जो बचा हुआ भाग है उसे हम लोग बॉडी शेषाग्र कहते हैं। तो नॉर्मली ये छोटी आंत वाला भाग है। छोटी आंत में कौन सा हिस्सा रहता है? ये पाइलोरिक वाल्व यहाँ पर होती है, और पाइलोरिक वाल्व जब आमाशय से भोजन छोटी आंत के अंदर प्रवेश कर रहा होता है तो ये हिस्सा बंद हो जाता है, और यहाँ से ओइसोफेगस के द्वारा भोजन अंदर की तरफ प्रवेश करता है। तो ओइसोफेगस से भोजन आता है और यहाँ से पाइलोरस रीजन से भोजन छोटी आंत में जाने का कार्य कर रहा होता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, किस तरह से इसका कार्य है, इसके कौन कौन से भाग हैं। तो जो छोटी आंत होती है यह भोजन के पाचन और अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है, जिसकी लंबाई मैंने आपको बताया लगभग 6 से 7 मीटर होती है और चौड़ाई नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर तक होती है। अब छोटी आंत में भी 3 भाग होते हैं। तो छोटी आंत के भी खास रूप से 3 भाग होते हैं। तो इसका जो सबसे पहला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं ग्रहणी ड्यूडेनम। तो जो ग्रहणी ड्यूडेनम होती है यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी, अंग्रेजी के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर सी के आकार अथवा यू के आकार जैसी होती है। इसमें कई तरह के पाचक एंजाइम इसे पैंक्रियाज से और गाल ब्लैडर से अर्थात पित्ताशय से, पित्त की थैली से और इससे अग्न्याशय से स्रावित होते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें ब्रूनर्स ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्म का श्रावण करती हैं। यहाँ पर पित्तवाहिनी द्वारा पित्त रस एवं अग्न्याशयी रस द्वारा अग्न्याशयी रस का स्राव कायम के अंदर होता है, अर्थात जो अधपचा या फिर कुछ पचा हुआ भोजन होता है उसके अंदर होता है, जिससे भोजन पूरी तरह से जो माध्यम अम्लीय रहता है आमाशय के अंदर वो क्षारीय में परिवर्तित होने लगता है। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे मध्यांत्र जेजनम के विषय में। तो ये जो ड्यूडेनम होता है उसके नीचे की ओर का जो हिस्सा होता है उसे हम लोग मध्यांत्र जेजनम कहते हैं, और ये लगभग 2.4 मीटर लंबा, नियर अबाउट आप 2.5 मीटर लंबा कह सकते हैं, लंबी और कुंडलित नलिक नुमा संरचना होती है, और इसका जो व्यास होता है वो नियर अबाउट 4 सेंटीमीटर होता है। तीसरे नंबर पे आता है शेषाग्र इलियम। तो जो शेषाग्र इलियम होता है इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 3.5 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है, जो छोटी आंत का अंतिम हिस्सा होता है। इसकी जो दीवार होती है वो पतली होती है। यह छोटी आंत का सबसे लंबा भाग होता है और यह बड़ी आंत के सीकम अर्थात उंडुक के अंदर खुलता है। छोटी आंत के इस भाग में खास रूप से ढेर सारे रसांकुर उपस्थित होते हैं जो पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करते हैं। शुरुआती दौर में इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल और वसा का पूर्ण रूप से पाचन भी होता है। अब यहाँ पे जो शेषांत्र होगा, इलियम होगा, इसमें जो बचा हुआ भोजन होगा वो अब ट्रांसफ़र हो जाएगा इसी भाग से बड़ी आंत के अंदर। तो उसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम इसे नेक्स्ट में देखते हैं। तो जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत मैंने आपको बताया इसकी जो लंबाई होती है 5 से 8 सेंटीमीटर होती है, और इसमें यह छोटी आंत के सीकम वाले हिस्से में खुलती है, और इसे भी 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला इसका जो हिस्सा है इसे हम सीकम कहते हैं। तो सीकम क्या करता है, यह लगभग जो सीकम वाला हिस्सा है, जो बड़ी आंत है उसकी लंबाई मैंने आपको कितना 5 से 8 सेंटीमीटर बताया, वो सीकम की लंबाई है। बड़ी आंत की लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है और चौड़ाई 4.7 सेंटीमीटर होती है। तो बड़ी आंत का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है सीकम। सीकम की लंबाई कितनी है, 5 से 8 सेंटीमीटर। यह छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलने का स्थान होता है, और इसी हिस्से से एक कृमि रूप परिशेषिका वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स लगी होती है, जो एक अंगुलीनुमा संरचना होती है। कभी कभी क्या होता है, भोजन के कण या किसी भी तरह से अपचित भोजन के कुछ खराब हिस्से इस सीकम वाले हिस्से के वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में
इंटर कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, जिससे भोजन वहाँ पर जाकर सड़ने लगता है। और इस कारण से जो अपेंडिसाइटिस एक बीमारी, एक रोग हो जाते हैं, जिसमें जो अंगुलीनुमा संरचना वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होती है उसमें सूजन हो जाते हैं, और इसे फिर डॉक्टर क्या करते हैं, ऑपरेशन करके इस अपेंडिक्स को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इससे हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि इसका हमारे शरीर में कोई रोल भी नहीं होता है। पहले जब शुरुआती समय में मनुष्य जब खास रूप से शाकाहारी और कच्चे फलों पे ज़्यादातर डिपेंड करता था, तो सेलुलोज के पाचन में अपेंडिक्स रोल प्ले करती थी, लेकिन अब के समय में इसका कोई ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर कोई खास रोल नहीं रह गया। इस वजह से इसके निकलने से कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है कोलन। कोलन अंग्रेजी के बड़े अक्षर उल्टे अक्षर यू के आकार की एक नलिकाकार संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 1.3 मीटर के आसपास होती है, और इसमें भी 4 खंड होते हैं, जिसे असेंडिंग सेगमेंट, ट्रांसवर्स सेगमेंट, डिसेंडिंग सेगमेंट और सिग्माइड सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, कोलन जगह जगह से फूला रहता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉस्ट्रा कहते हैं। तो कोलन वाला हिस्सा जो होगा वो जगह जगह पे इस तरह से ऐसे इसमें स्वेलिंग होती है, तो जो ये फूला हुआ हिस्सा होता है इसी को हम लोग हॉस्ट्रा कहते हैं। तो इसके जो 4 हिस्से होते हैं इसे खास रूप से हिंदी में आरोही खंड, अनुप्रस्थ खंड, अवरोही खंड और सिग्मॉइड खंड के नाम से जानते हैं। तो अंतिम नंबर में आता है, लास्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं मलाशय रेक्टम को। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है जो लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय की जो भित्ति होती है बहुत पतली होती है, और मलाशय का अंतिम भाग जो होता है वो गुदानाल एनल कैनाल होती है, जो एक वृत्ताकार गुदा या मलद्वार एनस द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। तो नॉर्मली ये मलाशय का क्या कार्य होता है, इसमें लास्ट में जो अपचित भोजन होता है जो पूरी तरह से हमारे शरीर से मतलब निष्कासित किए जाने योग्य होता है, मतलब जिसमें किसी भी तरह के कोई पोषक एंजाइम या रस नहीं होते हैं या फिर पोषक तत्व तो नहीं होते हैं, पूरी तरह से खराब होता है, एक्सक्रीटा होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। उसे हम लोग इस गुदा द्वार के द्वारा मलाशय में पहले तो एकत्रित होगा, फिर वो गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाचक ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस तरह से कार्य करती हैं, कैसे भोजन का पाचन होता है। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको स्वतः मिलती रहे। धन्यवाद।